हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। 2 जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आ जाइए शुरू करते हैं। उससे पहले जिसने भी अभी तक पहले की अगर आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं कोई भी, तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी है हमने और उसकी सारी वीडियोस डली हुई हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, जुलाई से लेकर 1 जुलाई से हमने शुरू की है और 1 जुलाई से लेकर अब आपको सारी जो भी हर महीने की करंट अफेयर्स उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे की क्लास। आज की क्लास और बढ़िया सी क्लास होने वाली है, तो सभी लोग चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में असम राइफल्स के नए डीजी कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं विकास लखेरा, नवीन चंद्र झा, रघुराम राजन या इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विकास लखेरा इज द राइट आंसर। ठीक है, ये असम राइफल्स के नए डीजी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं टेनिस से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से या फुटबॉल से। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन सी, क्रिकेट से संबंधित है अंशुमन गायकवाड़ और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित थे। उसके बाद यदि इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं तो अच्छा, इनको एक पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है पुरस्कार। तो इन्हें एक पुरस्कार मिला था, उसका नाम है एक सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये अवार्ड इनको मिला था और ये अवार्ड देता कौन है? तो बीसीसीआई के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है किसी बहुत अच्छे खिलाड़ियों को, जो मतलब जो पूर्व खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, जीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। और इनको कब मिला था? तो इनको ये 2018 में मिला था। ठीक है, अच्छा, इनकी एक बुक भी है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, बुक नहीं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। ठीक है ना, आत्मकथा। तो इनकी एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है गट्स अमेड ब्लड बाथ। ठीक है, तो ये आपको लोग ज़रूर याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है गट्स अमेड ब्लड बाथ। और एक सेकेंड पूरा नाम लिख लीजिए। अच्छा, अमित ब्लड बाथ, ये शॉर्ट में था, हम भूल गए थोड़ा सा। द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव। ठीक है, अच्छा, ये तो मतलब उनके लिए लिखा हुआ है नैरेटिव, मतलब बुक का नाम तो आपका गट्स अमिड ब्लड बाथ ही है। क्लियर? तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस बुक का नाम गट्स अमिड ब्लड बाथ। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। क्लियर? चलिए आ जाइए। अच्छा, इनको एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो अंशुमन गायकवाड़ थी, इन्हें द ग्रेट वॉल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किससे? द ग्रेट वॉल, बड़ी दीवार के नाम से भी इनको जाना जाता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस कब मनाया गया है?
इसके ऑप्शंस हैं 30 जुलाई को, 31 जुलाई को, 1 अगस्त को या 2 अगस्त को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाया गया। ठीक है, और इसके साथ ही आपको एक और डे याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड WWW डे। वर्ल्ड WWW डे यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब डे, हम शॉर्ट में बोल रहे थे। ठीक है, चलो, अरे क्या हो रहा है, ओके, वर्ल्ड वाइड, अरे ये 2 बार क्यों लिख दिया हमने, वर्ल्ड वाइड वेब डे, ये कब 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये WWW का शॉर्ट फॉर्म होता है, आप सबको पता ही है। इसकी खोज किसने की WWW की, तो टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, ये क्या होता है WWW, तो ये बहुत बड़ा एक इंटरनेट का जाल होता है। आप लोगों ने कंप्यूटर जब पढ़ी होगी जो छोटी क्लास में, तो उसमें कई बार बताया है कि WWW क्या होता है, एक इंटरनेट का बहुत बड़ा जाल होता है ना। जो हम लोग अभी इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो इसी की वजह से करते हैं, WW की वजह से। ठीक है, तो और इसकी ज़रूर याद रखिएगा कि इसकी खोज किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसाली ने शूटिंग में कौन सा पदक जीता है। इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, चांदी, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है स्वप्निल कुसाले ने। ठीक है, क्लियर। तो इसने किस में जीता है इन्होंने, तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। क्लियर, तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में इन्होंने कांस्य का पदक जीता है। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि अभी हमारे भारत के पास कितने पदक आ गए हैं टोटल, तो हमारे भारत के पास 3 पदक आ गए हैं और तीनों ही कौन से पदक हैं, तो वो कांस्य हैं। ठीक है, और ये तीनों ही पदक शूटिंग में हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कौन लेकर आया था, तो मनु भाकर, है ना, मनु भाकर। इससे पहले मनु भाकर ये अवार्ड लेकर आई थी, जो पहला अवार्ड था। और इन्होंने किस में लिया था, तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में लिया था। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद जो दूसरा अवार्ड था वो इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, है ना, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, तो ये दोनों फिर एक प्राइज कांस्य पदक लेकर आए थे। इन्होंने भी इसी में जीता था, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, इन लोगों ने भी इसी में जीता, और ये मिक्स्ड इवेंट था, लेकिन बस इसमें बस यही था कि ये क्या था, मिक्स इवेंट था, और इन्होंने इस मिक्स इवेंट में भी इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो कांस्य पदक ही इन्होंने जीता। ठीक है, और ये सभी किससे संबंधित हैं, शूटिंग से संबंधित हैं। क्लियर, तो जैसे कि जब इन्होंने पदक जीता मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने, तो इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। ये भारत ने इसमें ओलंपिक में पहली बार निशानेबाजी में मिक्स्ड इवेंट जीता था। ठीक है, जब इन्होंने पदक जीता। क्लियर, और मनु भाकर भी शूटिंग में पदक लाने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी। ठीक है, तो जिसने भी पदक जीते हैं भाई, एक रिकॉर्ड बनाकर रखा है। क्लियर, चलिए तो थोड़ी सी पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं हम लोग। पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, अच्छा, तो जो पेरिस ओलंपिक है, इसका आयोजन कब से कब तक होना है, इसका जो आयोजन है वो 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर, तो आप सभी को पता ही है, पेरिस में, है ना। कहाँ पर, तो पेरिस में। कहाँ, पेरिस फ्रांस में। यस,
पेरिस फ्रांस में। ठीक है, इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका संस्करण 33वां आयोजित हो रहा है इस बार। क्लियर, 33वां संस्करण है। और हमारे भारत से इसमें कितने एथलीटों ने भाग लिया है? तो भारत से कुल जो एथलीट गए हैं वो कितने गए हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। 117 एथलीट टोटल भारत से गए हैं पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए। क्लियर। और ओपनिंग सेरेमनी हुई उसमें ध्वजवाहक कौन थे हमारे देश से? तो उसमें पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, पीवी सिंधु और शरद कमल, तो ये दोनों ध्वजवाहक रहे थे ओपनिंग सेरेमनी में। क्लियर, ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक। ओके, अच्छा, हमारे देश की तरफ से स्पॉन्सर किसने किया है? तो अडानी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया है भारत के खिलाड़ियों को। क्लियर। और जो पेरिस ओलंपिक की जो समिति थी उसकी सदस्य कौन बनी है हमारे भारत से? समिति की सदस्य कौन बनी है? तो वो नीता अंबानी बनी है। ठीक है, हम लोगों ने ये क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं तो एक बार रिवाइज कराना ज़रूरी था। क्लियर, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को सारी समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में लॉन्च की गई एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर लिखी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस है परिमल नाथवानी, मोहन भागवत, शीलवंत सिंह या आर बाल सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिमल नाथवानी। इनकी एक पुस्तक है एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर लिखी हुई पुस्तक है जिसके लेखक हैं परिमल नाथवानी। ठीक है, अच्छा, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो ये बुक कौन सी है? इस बुक का नाम है कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में? चलिए दोनों में ही लिख देते हैं, कॉल ऑफ द गिर। क्लियर, कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, तो ये इनकी बुक है परिमल नाथवानी की, जिन्होंने एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर लिखी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने स्वेच्छा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसके ऑप्शंस है तल्ली की वंदनम योजना, बालिका रक्षा, अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बालिका रक्षा। ये स्वेच्छा योजना का नाम बदल कर रखा है इन्होंने। ठीक है, इसके साथ ही बहुत 5-6 ऐसी योजनाएं हैं, 5 योजनाएं और हैं जिनके इन्होंने नाम बदले हैं, तो हम लोग उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो सबसे पहली योजना है जगन्नाथ अनिमृत्यालु, और इसका नाम बदलकर इन्होंने अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार कर दिया है। नेक्स्ट है मानावड़ी नाड़ा नेड़ू, और इसका बदलकर इन्होंने मानावड़ी मन भविष्यक्तु कर दिया है। उसके बाद है जगन्नाथ गोरमुंडा योजना, जिसका नाम बदलकर इन्होंने डोक्का सीतम्मा मध्याह्न बड़ी भोजनम कर दिया है। ठीक है, ये किसके लिए है? ये जो मिड डे मील चलता है ना स्कूलों में, मिड डे मील, ये वो वाली योजना के लिए है। ठीक है, ये वही योजना है, मतलब मिड डे मील के लिए। उसके बाद है जगन्नाथ अम्मा बोर्डी योजना, तो इसका नाम बदलकर इन्होंने तल्लिकी वंदनम योजना कर दिया है। उसके बाद है जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, जिसका नाम बदलकर इन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्या मित्र कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी ये कुछ योजनाएं हैं जिनका नाम इन्होंने बदला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने। तो ये सारी योजनाएं आपको याद रखना है कि किसके नाम बदलकर क्या कर दिए गए। क्लियर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी पोनप्पा ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं टेनिस, शूटिंग, फुटबॉल या बैडमिंटन।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैडमिंटन से संबंधित है अश्विनी पोनप्पा, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्रदान की गई है? इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ को, हैदराबाद, श्रीनगर या मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर को। ठीक है, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना है? इसके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका या रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। ये दूसरा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, और पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो वो है चीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नई दिल्ली या हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। क्लियर। अच्छा, ये याद रखिएगा, इसका कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है इस बार? तो 32वां संस्करण। और इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? कब से कब तक? तो 2 से लेकर 7 अगस्त तक। ठीक है, 2 से 7 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसकी थीम आप लोग याद रखिएगा, सतत कृषि, खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। ठीक है, खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। तो ये इसकी थीम है। और ये आपको याद रखना है कि भारत 66 वर्षों के बाद इस प्रकार के मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन कर रहा है इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है, इससे पहले इसने कब किया था? तो इससे पहले भारत ने 1958 में, आपको यहाँ पे दिख तो रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं, 1958 में इससे पहले इन्होंने इसका आयोजन किया था। ठीक है, और कहाँ पर किया था? तो मैसूर में किया था। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस देश को शहरी स्वच्छता बढ़ाने के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया? इसके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, फ्रांस को, श्रीलंका या भारत। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भारत को। ठीक है, भारत को एडीबी ने प्रदान किया है ऋण। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस, अरे पेन को क्या हो जाता है, फिलीपींस। क्लियर। सो गाइज, यहाँ पर आप क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।